आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है और इस एक चित्र में आप लोग 6 चित्र देख रहे हैं, यानी कि 6 व्यक्तियों को देख रहे हैं। यहाँ पर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति। ये 6 व्यक्ति आप लोगों को दिख रहा है। इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र के आधार पर आप इन 6 व्यक्तियों को देख सकते हैं और इस चित्र को मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि यही जो चित्र है, यही जो व्यक्ति है, यही आधार बनने जा रहा है आप लोगों के नए अध्याय जो कि अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय संख्या 4 के तौर पर, जो है द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। यानी कि यहां पर साम्राज्यों का जो गठन हुआ, की शुरुआत हुई, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आप लोग एसएसटी के तौर पर, सोशल स्टडीज के तौर पर अपने कक्षा 7 में पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं। जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, पृष्ठ संख्या 35 पर है, यह स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। चैप्टर नंबर 4, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। और मैंने अभी जो एक चित्र दिखाया था जिसमें 6 व्यक्तियों का चित्र था, वही आधार है इस अध्याय का, इस चैप्टर का। क्योंकि यहां पर चैप्टर का नाम तो द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर है, लेकिन यहां पर हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे मुगल एम्पायर की, यानी कि मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। और वो जो 6 चित्र था, वो 6 महत्वपूर्ण मुगल शासकों का चित्र था, जो अलग अलग, चाहे उसमें औरंगजेब को आप देख रहे हो, चाहे वो बाबर हो, अलग अलग मुगल शासकों की बात थी उस चित्र में। वही आधार है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें हम लोग, नाम तो द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर है, लेकिन यहां पर साफ साफ शब्दों में अगर कहें तो यहां पर द मुगल एम्पायर के बारे में आप लोगों को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा है कि कैसे 5 डायनेस्टी जो है, मुगल के पहले 5 अलग अलग डायनेस्टी जो टर्किश डायनेस्टी थे, उन्होंने कैसे दिल्ली पर राज किया, उन सब ने कैसे दिल्ली को शासित किया। और लास्ट में लोदी को पानीपत में हराने के बाद, बैटल ऑफ पानीपत में हराने के बाद, जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चैप्टर नंबर 3 में नींव रख दिया गया था। अब चैप्टर नंबर 4 में घर बनाते हैं, इसी मुगल शासन का बात करते हैं, इसी मुगल शासक के बारे में, मुगल शासन के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में, इस प्रथम कक्षा में, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर में। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल स्टडीज टीचर, अब पढ़ाऊंगा द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो लिखा हुआ है यहां पर, सबसे पहले 5 बिंदु आप लोग देख लें, क्योंकि यही 5 बिंदु है इस चैप्टर का पूरा आधार। इसमें आप लोगों को आगे क्या क्या पढ़ना है, यह लेखक और प्रकाशक के द्वारा शुरू में ही बता दिया जा रहा है कि आप जब पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इन 5 चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। इसके साथ ही और भी बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं, इस पर आप बहुत ज्यादा जानकार बनेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो इस चैप्टर का आधार है? तो लिखा हुआ है यहां पर, पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य का जो स्थापना हुआ, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द मुगल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में, यानी कि प्रशासन और सरकार में, प्रशासन और शासन में कौन कौन से बदलाव शुरुआत किए गए मुगलों के द्वारा, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दी जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मुगल रूलर टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद द अदर रूलर। वो कौन कौन सी नीतियां हैं जो मुगलों के द्वारा लाई गई ताकि उससे बाकी शासकों से उनका रिलेशन, जो संबंध है, वो बन सके। उन सारे चीजों के बारे में भी इसमें जानकारी दी जाएगी अध्याय में। एग्रेग्रियन रिलेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओवरऑल हम लोग बात करेंगे कि मुगल शासन में कैसे सबों के बीच में संबंध हुआ करते थे। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अकबर द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द मुगल। सारे मुगल शासकों में है तो सारे बेकार ही है, तो सारे आक्रांता ही, लेकिन उसमें जो इतिहासकार मानते हैं कि अकबर जो है बाकी सारे मुगल शासकों से
थोड़ा बहुत अच्छा था, इसीलिए यहाँ पर अकबर के बारे में द ग्रेटेस्ट अमंग द मुगल्स के बारे में भी आप लोगों को अलग से जानकारी मिलेगी, इस अध्याय में अलग से जानकारी दिया जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट से इस चैप्टर को और आगे स्टार्ट और आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये शिक्षक है और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जहां पर शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चिल्ड्रेन डू यू नो दैट मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर वाज वन ऑफ द लीडिंग एम्पायर बिल्डर ऑफ द मिडाइवल पीरियड। यहाँ पर जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं, कहते हैं कि बच्चों क्या तुम जानते हो कि मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, जिसे हम लोग सिंपली बाबर कहते हैं, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर वाज वन ऑफ द लीडिंग एम्पायर बिल्डर ऑफ द मिडाइवल पीरियड। मध्यकाल में ये जो व्यक्ति था, जो बाबर था, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्डर या फिर कह दो साम्राज्य को बनाने वाला एक व्यक्ति था। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? डू यू नो ही केम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, ये भारत में बहुत दूर से आया था। फेस्ड सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियों का समाधान इसने किया। एंड फॉट मेनी बैटल, बहुत सारी युद्ध लड़े। और बिफोर ही एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और उसके बाद इसने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। यानी कि मुगल शासन को स्थापित करने वाला बाबर भारत में बहुत दूर से आया था, भारत से बहुत दूरी था इसका जहां से ये आया था, और इसने बहुत सारे चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारे लड़ाई लड़े, और उसके बाद इसने भारत में जाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। आगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर। द पृष्ठ संख्या अभी जो है हम लोग का पृष्ठ संख्या 36 है, जो सामने आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही साथ जब हम आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर की, यानी कि बाबर की बात करेंगे, यानी कि द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल शासन का जो संस्थापक था बाबर, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है इन द प्रोविंस ऑफ फरगना इन द ईयर 1494 when I was 12 year old I became king. These are the first line of Babarnama, the memories of Mughal Empire Babar, a descendant of तैमूर। तैमूर वंश से निकला हुआ बाबर, वो अपना एक पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा, बाबरनामा में लिखता है, एक लाइन लिखता है या पहला लाइन लिखता है, तैमूर लंग का वंश का एक व्यक्ति बाबर, जो कि अपने पुस्तक बाबरनामा में पहले लाइन में लिखता है कि इन द प्रोविंस ऑफ फरगना, फरगना में वो वर्ष 1494 में जब वो मात्र 12 साल का था तो वो राजा बन गया था। यानी कि फरगना वो क्षेत्र जहां पर वो राजा बना था उस समय वो मात्र 12 साल का था, और ये वर्ष जो है वो 1494 हो रहा था। यानी कि बाबर जो है अपने बाबरनामा में यह लिखता है, यानी कि 1494 में अगर वो 12 साल का था तो इसका मतलब है कि वो इससे 12 साल पहले जन्म लिया था। यानी कि उसका जन्म जो है वो 1482 में हुआ था, 1482 में हुआ था, तब जाकर वो 1494 में 12 ईयर में जाकर शासक बना था। आगे इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज किंगडम। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था वो अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी और पिछले अध्याय में भी देखा था। राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था और जो दौलत खान लोदी जो गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर को निमंत्रण दिया कि तुम भारत में आकर चढ़ाई करो, भारत को कब्जे में लो। They thought that Babur would invade and then leave India with his loot। उसको लगा, इन लोगों को लगा, यानी कि दौलत खान को लगा और राणा सांगा को लगा कि भारत में बाबर आएगा, भारत पर आक्रमण करेगा, भारत को लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बट बाबर हैड लॉन्ग टर्म प्लान, लेकिन बाबर की जो नीति थी वो बहुत लंबे समय की थी। हम लोगों ने देखा महमूद गजनवी क्या था, वो आया कहां से, अफगानिस्तान से आया, गजनवी क्षेत्र से आया, वो आया और भारत को लूटकर चला गया। उसको भारत पर शासन करने की इच्छा नहीं थी, वो अपने गजनवी क्षेत्र को सुसज्जित कर रहा था। लेकिन इन लोगों को भी लगा, यानी कि दौलत खान लोधी को लगा और राणा सांगा को लगा कि बाबर आएगा लूट के जाएगा, लेकिन बाबर की सोच जो थी वो लूटने के अलावा बड़े लंबे समय तक भारत पर शासन करने की भी थी। इन अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी हज बट ill-disciplined army met Babar's small well-trained army at पानीपत। लेकिन क्या हुआ कि 1526 में इब्राहिम लोदी का ह्यूज बहुत बड़ा लेकिन इल डिसिप्लिन, सही तरीके से जो क्या कहते हैं अनुशासित नहीं था, जो आर्मी जो सैन्य बल, उससे बाबर के छोटे यानी कि कम मात्रा में सैन्य बल और लेकिन वो ज्यादा प्रशिक्षित था, उसके साथ पानीपत में एक युद्ध लड़ना पड़ा। इब्राहिम्स आर्मी वाज डिफीटेड, और इसकी ज्यादा संख्या वाली जो आर्मी थी, जो सैन्य बल था इब्राहिम लोदी का, वो हार गया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर की सेना जो है वो जीत गई। अभी हम लोग को और भी बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है इस अध्याय की। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस अध्याय को अभी यहीं पर रहने देते हैं इस कक्षा के माध्यम से। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।